जय हिंद प्यारे योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए आज यूपी जीके का एक और मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ। 20 प्रश्न हैं जिनका अभ्यास हम करेंगे आज के। तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, उनको नमन करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूँ। आज पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस शहर कहाँ पर है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप ये कहाँ पर है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस मॉक टेस्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। तो क्वेश्चन है, किस वर्ष कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है, तो आपको बताना है कि किस वर्ष में इसको शामिल किया गया। ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या 2017। तो कुंभ मेले को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था ऑप्शन डी 2017 में। ये पिछले मॉक टेस्ट में आपको त्रुटि बस 2016 बता दिया गया था, तो वो सही कर लीजिएगा। 2017 आपका सही जवाब है। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2017 में अपनी अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, कुंभ मेला जो लगता है ना, वो एक तो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, और एक लगता है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम पर लगता है, और एक लगता है आपका नासिक में। तो नासिक में कौन सी नदी बहती है, गोदावरी। नासिक में गोदावरी नदी बहती है, और एक लगता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये 4 नदियों के किनारे आपका जो कुंभ का मेला है वो लगता है। तो चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, 2017 में कुंभ को यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यूपी जीके का एक और प्रश्न। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे। दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है विशंबर दयाल, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत या सरोजिनी नायडू। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उत्तर प्रदेश या देश में पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो कौन थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल 403 सीटें हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। तो स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये यूपी के पहले सीएम बने थे स्वतंत्रता के पश्चात, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो गोविंद वल्लभ पंत है ना, इनके नाम पर पंतनगर में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम भी रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 2 मछली होती हैं, एक तीर धनुष होता है, और गंगा यमुना की धारा होती है। ठीक है, तो ये आप देख भी रहे होंगे साइड में ये जो लोगो लगा हुआ है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह, जिसमें आपकी 2 मछली हैं, ये अवध रियासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। धनुष और तीर जो है ये राम राज्य का कल्पना करती है, और ये है आपका गंगा और यमुना की धारा। तो ये आप याद रखिएगा, गंगा यमुना की धारा भी है, इसमें संगम का प्रतीक है ये। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन शामिल नहीं है, आपके ऑप्शन में था 2 मछली, मछली भी है, एक तीर धनुष ये भी है, गंगा यमुना की संयुक्त धारा ये भी है, लेकिन मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। तो ये आप याद रखना, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। अच्छा, ये जो चिन्ह है इसको स्वीकृति किस वर्ष मिली थी, तो आप याद रखिएगा वर्ष 1938 में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये अपनाया गया था, वर्ष 1938। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, वो है आपका अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज, ऑप्शन सी।
प्रयागराज में कितनी सीटें विधानसभा की? तो 12 सीटें हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 12 सीटें। अच्छा, क्या आपको पता है कि विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, प्रयागराज जो है ना, इसे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन पहली बार कब हुआ था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहली बार गठन किया गया था। और ये जो गठन हुआ था ना, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जो पहली विधान परिषद गठित की गई, वो वर्ष 1937 में गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 100 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होना जरूरी है? 30 वर्ष की आयु। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का वह शहर आपको बताना है जो एनसीआर में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर। तो वैसे यूपी के 8 शहर हैं जो एनसीआर में शामिल हैं, जैसे गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है आपका। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें? मुजफ्फरनगर बिल्कुल है, बागपत भी है, शामली भी है, लेकिन बिजनौर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को एनसीआर में कब शामिल किया गया था, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्र नहीं है, बिजनौर एनसीआर में शामिल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जब गंगा नदी प्रवेश होती है तो किस जिले में आती है? बिजनौर में आती है। हरिद्वार से जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंटर होती है तो सबसे पहले बिजनौर में आती है। ठीक है, चलिए। और बिजनौर में कौन सा टाइगर रिजर्व है? अमानगढ़। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी आपको याद रखना है, ये बिजनौर में है, आपसे पूछा जाता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित जिलों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें आपका महाराजगंज है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, और सिद्धार्थनगर है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है। तो ये 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन कौन सा नहीं करता? महाराजगंज करता है। पीलीभीत की सीमा भी नेपाल से लगती है, सिद्धार्थनगर की भी लगती है, लेकिन कौशाम्बी की जो सीमा है वो नेपाल के साथ साझा नहीं होती। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। अच्छा, यूपी और नेपाल की जो सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 579 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 579 किलोमीटर की डिस्टेंस की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है नेपाल के साथ में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। तो इसमें कौशाम्बी वो जनपद है जो नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। बाकी महाराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, तो ये सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती है? दोस्तों, रबी फसल जो होती हैं इसको बसंत की फसलें भी कहा जाता है, बसंत ऋतु की फसलें। तो उत्तर प्रदेश में रबी फसलों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? गेहूं, चना, जौ, मटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये सब आती हैं। और रबी की फसलों को बसंत की फसलें भी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खरीफ की फसलें होती हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये जायद की फसलें होती हैं। तो आपसे पूछा गया था रबी की फसल, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये रबी की फसल होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा गया है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, झांसी, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन सी लखनऊ में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अच्छा, लखनऊ में ना केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान भी है, ड्रग्स अनुसंधान संस्थान और
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको याद रखना, ये भी लखनऊ में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, लखनऊ में। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो ड्रग्स अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये सारे कहाँ पर है, लखनऊ में। तो आपसे पूछा गया था बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में, ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया झांसी। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये भी आपका झांसी में है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। क्लियर, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाएगी आपसे कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। क्लियर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया था बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लठमार होली कहाँ प्रसिद्ध है, आपके ऑप्शन है बरसाना, नंदगांव, अवध क्षेत्र, वाराणसी या गोरखपुर। तो लठमार होली बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है और ये मनाया जाता है बरसाना और नंदगांव में, और यह हम कह सकते हैं मथुरा में मेनली। तो आप याद रखिएगा, नंदगांव और बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी की उपाधि दी गई है, तो ठुमरी की रानी किसे कहा गया है, तो आप याद रखिएगा, आपके ऑप्शन है अनुष्का शंकर, सितारा देवी, गिरिजा देवी या बेगम अख्तर। तो दोस्तों ठुमरी की रानी कहा जाता है गिरिजा देवी को, ऑप्शन सी गिरिजा देवी। ठुमरी क्या है, एक भारतीय संगीत की गायन शैली है, ये आप याद रखना। ठुमरी क्या होता है, गायन शैली है, और ठुमरी में प्रसिद्धि हासिल की है गिरिजा देवी ने, इसलिए इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर गज़ल गायकी के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बेगम अख्तर ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है, तो गज़ल गायकी में। तो आपसे पूछा गया था ठुमरी की रानी, ऑप्शन सी गिरिजा देवी को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का नाम चंबल नदी के नाम पर रखा गया है, और ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये घड़ियाल एलिगेटर्स के लिए प्रसिद्ध है, खारे पानी के घड़ियाल यहाँ मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार नहीं है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये जो एक मैप है इसको आप थोड़ा जूम करके देखें, तो यहाँ पे आप 3 राज्य देखेंगे कौन कौन से, एक है आपका मध्य प्रदेश, एक है आपका उत्तर प्रदेश, एक है राजस्थान। लेकिन हरियाणा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंतर्गत नहीं आता। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, हरियाणा में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का विस्तार नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। आपके ऑप्शन है कजरी, रसिया, आल्हा या लांगुरिया। तो बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय गीत है आल्हा, जो राजा परमाल की जो सैनिक थे आल्हा और उदल, उनके सम्मान में गाया जाता है। तो आल्हा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कजरी, तो कजरी लोकगीत जो है ये वर्षा ऋतु के दौरान मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वाराणसी में गाए जाते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, रसिया ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है, रसिया गाया जाता है ब्रज क्षेत्र में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और बुंदेलखंड का कौन सा हो गया, आल्हा हो गया। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं। तो बुंदेलखंड में जालौन आता है, झांसी आता है, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर। तो ये आप याद रखिएगा, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, जीजक भक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, वो है जीजक भुक्ति। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है आल्हा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किस जिले में है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, इसको नवाबगंज पक्षी विहार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार। और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, ऑप्शन बी उन्नाव में है।
चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप याद रखिएगा पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर, याद रखना। और भारत का बैट्समैन कौन है? सलीम अली। भारत का बैट्समैन कौन है? तो सलीम अली है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कन्नौज। कन्नौज में कौन सा पक्षी विहार है? तो वो है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो वो कन्नौज में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। और कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। क्लियर, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में समन पक्षी विहार कहाँ पर है, तो समन पक्षी विहार है आपका मैनपुरी में। समसपुर कहाँ पर है? तो समसपुर रायबरेली में। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। तो आपसे पूछा गया था शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव, नवाबगंज उन्नाव। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्या कहा गया है? गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जिले में है? तो दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये गुप्त काल में बनाया गया था, जो अपनी अनूठी कला के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी या ललितपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, ललितपुर में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, ये आप याद रखना। और यहाँ पे गंगा यमुना को 2 देवियों के रूप में दिखाया गया है। ये मंदिर आप देख सकते हैं, जो अपनी अनूठी कला के लिए जाना जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जरूर याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का उस जिले का नाम बताओ जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो जवाब क्या होगा आपका? ललितपुर। एक ऐसा जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, वो ललितपुर ही है। ठीक है, और यूपी में तांबे और यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है? ललितपुर में है। क्लियर, याद रखिएगा। प्रयागराज आप जानते हैं, इसे तीर्थों का राजा कहा गया है। मथुरा उत्तर प्रदेश की पेड़ा नगरी के नाम जाना जाता है। और मथुरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना। मथुरा में यमुना नदी। वाराणसी आप जानते हैं, वाराणसी वरुणा और असी नदी के नाम पर इसका नाम वाराणसी पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन समय में कोयल नगरी कहा जाता था? तो कोयल नगरी किसका नाम था? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कन्नौज, वाराणसी या अलीगढ़। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अलीगढ़। अलीगढ़ को प्राचीन समय में कोयल नगरी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, कन्नौज का नाम क्या था? महोदया। कन्नौज का नाम था महोदया, ये भी आप याद रखना, या कान्याकुब्ज। ठीक है, और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी या लखन नगरी भी कहा गया है। तो आपसे पूछा गया था कोयल नगरी अलीगढ़ का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, राजघाट बहुउद्देश्य बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपके ऑप्शन है रिहंद नदी, बेतवा नदी, सोन या चंबल। तो राजघाट बहुउद्देश्य परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये जरूर याद रखना। ये 2 राज्यों की परियोजना है और दोनों की राज्यों के बॉर्डर पे बनाई गई है, यूपी और एमपी। और ये किस नदी पर है? तो राजघाट परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर बनाई गई है। बेतवा जो है ये किसकी सहायक है? तो यमुना की सहायक नदी है बेतवा। तो ये राजघाट बहुउद्देश्य परियोजना बेतवा नदी पर यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाई गई है। क्लियर, आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपनी ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो वो 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक खुर्जा पोट्री और एक है ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री आप देख सकते हैं, इस तरह के बर्तन बनाए जाते हैं काली मिट्टी के। कौन सा जिला है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, आजमगढ़। आजमगढ़ अपनी ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गोरखपुर, गोरखपुर टेराकोटा के लिए जाना जाता है। टेराकोटा गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा है आपका औरैया, औरैया देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, देसी घी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ब्लैक पोट्री आजमगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। बुलंदशहर आप जानते हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, सिरेमिक सिटी इसको कहा जाता है बुलंदशहर को, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, तो कल मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी को होता है हर साल उत्तर प्रदेश दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, गीता प्रेस जो है ये 1923 में स्थापित की गई और इसको 1 करोड़ से ज़्यादा गीता जो है पुस्तकें, भगवत गीता छापने का श्रेय दिया जाता है। तो गीता प्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, आजमगढ़ या गोरखपुर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, गोरखपुर। गीता प्रेस का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और गोरखपुर में एक मेला लगता है मकर संक्रांति पर, खिचड़ी मेला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रखिएगा कि
मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। तो गीता प्रेस का मुख्यालय भी कहाँ पर है? गोरखपुर में। और गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा जा रहा है? शास्त्रीय नृत्य है। आपके ऑप्शन है कथक, चरकुला, झूला या नटबरी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए कथक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है और कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत से मानी गई है। कथक को कहानीकारों का डांस भी कहा जाता है और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक ने सर्वाधिक ऊंचाइयां प्राप्त की थी। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें वेशभूषा बहुत यूनिक होती है, साथ साथ आँखों की जो एक्टिविटी होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है और इस डांस को करते हुए स्टोरी कही जाती है, कहानी कही जाती है और कहानी कहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? कथक पड़ा है। कथक की उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र से मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ये होता था, तो ये आप याद रखें। यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है कथक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया चरकुला। चरकुला यूपी का लोक नृत्य है और इसमें 108 दिए रख के डांस किया जाता है और ये जो चरकुला डांस है ना, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। फिर मिलूंगा आपको नए मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।